इस जर्जर मकान की तस्वीर देखिए। ये तस्वीर देखकर आप बता सकते हैं कि ये मकान किसका है। मकान की अगर हालत देखी जाए तो साफ पता चल रहा है जिसका भी ये मकान है उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, ये एक आईएएस का घर है और इस आईएएस के पिता जो है वो चक्की चलाते हैं और चक्की चलाकर जो पैसा मिलता है उसी से अपना घर चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी जस्ट पास आउट आईएएस है, 2021 से आईएएस है, फिर भी घर की हालत देखिए कितनी खराब है। इनके पिता कहते हैं कि मेरा बेटा सबसे ऑनेस्ट है। इस आईएएस की कहानी जान जाएंगे तो आप कहेंगे कि ऐसे आईएएस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है देश को। जब ये पीसीएस ऑफिसर थे तो इन्होंने एक 100 करोड़ का भ्रष्टाचार उजागर किया था। इन्होंने बताया था कि कैसे स्कॉलरशिप और पेंशन के नाम पर बड़ा घोटाला हो रहा है और पॉलिटिकल पार्टी के लोग मिलकर कर रहे हैं, जिसके बाद उसका खामियाजा भी इन्हें भुगतना पड़ा। 7 राउंड फायरिंग इनके ऊपर हुई, जिसमें से 2 गोली इनके चेहरे पर लगी और बाकी और जगहों पर गोली लगी, जिसके बाद इनका एक कान और एक आंख जो है काम करना बंद कर दिया। लेकिन इसके बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, 3 महीने तक बेड रेस्ट पे रहे, जिसके बाद ये नौकरी पर वापस लौटे। इन्होंने आरटीआई फाइल की, जानकारी मांगी, 1 साल तक जानकारी नहीं मिली। फिर ये गुस्से में उस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए लखनऊ सेक्रेटरीट चले गए और सेक्रेटरीट ऑफिस के बाहर धरना दिया। पता है आपको फिर इसके बाद इन्हीं के जो खेमे के ऑफिसर है उन्होंने क्या किया, इनको पागल घोषित करने के लिए इनको उस धरना स्थल से पुलिस से ज़बरदस्ती उठाया गया और मेंटल हॉस्पिटल, लखनऊ के मेंटल हॉस्पिटल भर्ती करा दिया गया। लेकिन गनीमत रही कि सब कुछ सही था तो इन्वेस्टिगेशन में कुछ आया नहीं और ये वापस से यूपीएससी की तैयारी करने लगे और साल 2021 में इन्होंने यूपीएससी क्रैक कर लिया। अब ये जो आईएएस ऑफिसर है रिंकू सिंह राही, ये इतने फेमस हैं, इतना कुछ किया, ईमानदारी तो इनके साथ एक टैग लग चुका है कि सबसे ईमानदार ऑफिसर। घर की हालत आपने देख ली, 7 गोली खा ली, चेहरे पर 2 गोली लगे, आधा चेहरा खराब हो गया, जबड़ा ठीक से खुलता नहीं, ठीक से खाना नहीं खा पाते। लेकिन आज एक ऐसा ऑफिसर रिज़ाइन कर रहा है। रिज़ाइन क्यों कर रहा है? उनका कहना है कि पैरेलल यहाँ पोस्टिंग चल रही है, मतलब एक तरह से जो संविधानिक व्यवस्था है उसके साथ साथ एक अलग पैरेलल सिस्टम चल रहा है, मतलब एक अलग सिस्टम चल रहा है पैरेलली, मतलब एक संवैधानिक व्यवस्था, दूसरी तरफ अलग सिस्टम, पैरेलली अलग सिस्टम। ये अलग सिस्टम है क्या? मतलब जिसकी जान पहचान, जिसकी पकड़ अच्छी, जो आईपीएस या आईएएस ऑफिसर काम का है उनको पहले पोस्टिंग। क्या आरोप ये है? क्यों रिजाइन दिया रिंकू सिंह राही ने? इतना कुछ करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद आईएएस ऑफिसर बने और वो आज रिजाइन कर रहे हैं। रिजाइन भी कर रहे हैं तो बड़े दुख के साथ। उनके परिवार वालों ने जो कैमरे पर बताया वो भी हैरान करने वाला है। एक बार उनके पिता को सुनते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा बैंक बैलेंस देख लीजिए, लेकिन जो लोग मेहनती और ईमानदार होते हैं तो उनके पास बैंक बैलेंस नहीं होता, ईमान ही होता है। और जो देश हित में जो होते हैं, जो देशभक्त होते हैं, वो सही निर्णय लेंगे, आयोग भी सही निर्णय लेगा। ये उनके पिता हैं और उनके पिता कह रहे हैं कि मेरा बेटा ऑनेस्ट है और जो भी करेगा देश हित के लिए करेगा और देश हित के अलावा उसको कुछ भी नहीं सोचता। ये हमारे घर की तस्वीर देख रहे हैं, हमारा घर है, जर्जर पड़ा है, हम ठीक से इसका प्लस्तर भी नहीं करा पा रहे, पेंटिंग नहीं करा पा रहे। मेरे बेटे को जब गोली लगी थी तो हम मुजफ्फरनगर आते जाते थे, तो उस समय जो पैसे खर्च होते थे हमारे खर्च होते थे और हमारे बहुत पैसे खर्च भी हुए। 3 महीने मेरा बेटा बेड रेस्ट पे था तो वो छुट्टी भी काउंट नहीं हुई। 15 साल बीत गए लेकिन अभी तक वो छुट्टी भी काउंट नहीं हुई है। और ऐसे में एक आईएएस हार मानकर अब बोलता है कि अब रिज़ाइन कर देता हूँ, अब मुझे इस सिस्टम में नहीं रहना है। रिंकू सिंह के बारे में डिटेल में जानेंगे, शुरुआत से लेकर अंत तक क्या कुछ हुआ था, हर चीज़ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो जानते हैं कि रिंकू सिंह ने रिज़ाइन क्यों किया। रिंकू सिंह ने जो पहला रीज़न बताया कि ये पर्सनल रीज़न है, पर्सनल रीज़न की वजह से हम रिज़ाइन करें, लेकिन कुछ और चीज़ें भी बताई। उन्होंने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के साथ साथ एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है। ये पैरेलल सिस्टम क्या है ये हम बात करेंगे आगे डिटेल में।
सैलरी तो मिल रही थी लेकिन जन सेवा का मौका नहीं मिल रहा था। उनको ऐसा कहना है उनका कि मुझे जन सेवा करना था, ग्राउंड पर जाकर लोगों की मदद करनी थी, लेकिन वो मैं नहीं कर पा रहा था। मुझे पैसे तो मिल रहे थे लेकिन उस पैसे के हिसाब से मैं काम नहीं कर पा रहा था। इनको रखा कहाँ गया था? कुछ महीने पहले यानी 8 महीने पहले इनको शाहजहाँपुर से, जो यूपी का एक इलाका है, शाहजहाँपुर से इनको फील्ड पोस्टिंग मिली थी। वहाँ एसडीएम थे। वहाँ से इनको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया गया था और तब से ये यहीं थे। शाहजहाँपुर में ही एक तहसील है जहाँ ये एसडीएम पद पर कार्यरत थे। अब वो जब वहाँ ड्यूटी पर थे तो उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा गंदगी है। जब उनको पोस्टिंग मिली तो उन्होंने सोचा कि कुछ किया जाए और ऐसे में वो कुछ लोगों को टोकते थे। अब वहीं खुले में एक आदमी जो था शौच कर रहा था। अब वो आदमी खुले में शौच कर रहा था तो इन्होंने उसे टोक दिया, बोला कि तू खुले में क्यों शौच कर रहा है। अब जिसके बाद उस मुंशी ने उल्टा जवाब दिया, बोला कि वॉशरूम गंदा है। इस बात पर थोड़ा सा एसडीएम साहब बितक गए। उन्होंने तुरंत कहा कि उठक बैठक लगाओ। अब उठक बैठक मुंशी ने कर दी और मुंशी ने ये बात वकीलों को बता दी। वकीलों का झुंड आ गया और वकीलों के झुंड ने वहाँ आक्रोश दिखाया और एक तरह से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया कि आप होते कौन हो उठक बैठक कराने वाले, आपका ये संवैधानिक राइट्स नहीं है, आप उसके ऊपर कुछ एक्शन ले सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आप उठक बैठक नहीं करवा सकते। जिसके बाद वकीलों का विरोध हुआ और वकीलों का विरोध इतना ज़्यादा हुआ कि रिंकू खुद वकीलों को बोले कोई बड़ी बात थोड़ी ना उठक बैठक करना, मैं खुद कर देता हूँ। और उन्होंने उठक बैठक कर दी। ये देखिए, एक आईएएस ऑफिसर खुद उठक बैठक कर रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब ऐसा प्रतीत हुआ और ऐसी बातें होने लगी कि इससे आईएएस ऑफिसर की छवि धुलमिल हुई और आईएएस एसोसिएशन के कुछ लोगों ने भी कहा कि यार आईएएस अधिकारी को इस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए। वो लोगों के लिए रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रहा है और अगर वो खुद लोगों की हर बातों को मान लेगा, इस तरह से अगर किसी की पनिशमेंट को मान लेगा तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और जिसके बाद तमाम तरह की बातें हुई और कुछ दिनों बाद ही उनका वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। अब ट्रांसफ़र हो गया तो ये अब फील्ड पोस्टिंग थी, इसके बाद ऑफिशियल वर्क मिल गया, मतलब ऑफिस में बैठ के काम। वैसे देखिए, एक ऑफिसर के लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन ये तो हम बाहर से जब देखते हैं तो हम बोलते हैं, लेकिन जिस तरह से हम आपस में एक ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हर डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट रहता है। वैसे एक आईएएस ऑफिसर का सपना होता है कि वो ग्राउंड पे रह के डीएम एसडीएम और लोगों के बीच डायरेक्ट काम करे, ना कि सचिवालय में बैठ के काम करें। बहुत लोगों की अपनी अपनी चॉइस होती है और ये चाहते थे कि जनता के लिए काम करें। ऐसे में इन्होंने उठक बैठक लगाई, वीडियो वायरल हुआ। अब 34 साल के 44 साल के रिंकू, 44 साल के रिंकू, अभी उनकी 12 से 13 साल की नौकरी बची थी, मतलब आईएएस की। अभी उन्होंने इतना जल्दी रिज़ाइन कर दिया और 2021 में ये आईएएस बने थे। सॉरी, मैंने 2013 बोला, 13 साल बोला। अभी इनकी 16 साल की नौकरी बची है। अब ये बसपा का जब कार्यकाल था, मतलब मायावती की जब सरकार थी, तो 26 मार्च 2009 पर रिंकू सिंह पर फायरिंग हुई थी, जिसमें से 7 गोलियां उन्हें मारी गई थी। सोचिए, एक ऑफिसर को, वो पीसीएस ऑफिसर थे, 7 गोली उनको मारी गई थी, जिसमें से 2 गोली उनके चेहरे पर लगी थी, एक उनके कान पे, एक उनके आंख पे। उनका जबड़ा भी ठीक से खुल नहीं पाता था। 3 महीने तक बंदा बेड पर एडमिट रहा। एडमिट होने के बाद वापस रिटर्न आया और सोचिए, मतलब इतना कुछ लाइफ में स्ट्रगल झेला इन्होंने, जिससे उनका चेहरा बिगड़ गया। अब 8 महीने पहले ही रिंकू जो थे वो मथुरा के जॉइंट मजिस्ट्रेट थे। 24 जुलाई 2025 को उन्हें एसडीएम का चार्ज मिला शाहजहाँपुर में। अब यहाँ से अब उन्हें लगा कि उनकी लाइफ में उन्हें ग्राउंड पर काम करने का मौका मिल रहा है और अच्छा मौका मिल रहा है। उन्होंने बोला कि सबसे पहले मोदी जी कहते हैं कि साफ़ सफाई पर बड़ा ध्यान दिया जाए, तो उन्होंने बोला बेसिक चीज़ों पर तो हम नियंत्रण कंट्रोल ला सकते हैं, सबसे पहले चीज़ स्वच्छता पर ध्यान दें, तो उसके लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। तो वो कोई भी अगर वैसा खुले में शौच वगैरह कर रहा था वो टोक देते थे। अब रिंकू सिंह की एक आंख और एक कान से सुनना उनको कम हो गया था, तो ऐसे में उन्होंने डिसाइड किया कि मैं छोड़ूंगा नहीं नौकरी और यूपीएससी का प्रिपरेशन करूंगा। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि रिंकू सिंह के बारे में, कि रिंकू सिंह का बचपन कैसा रहा। तो रिंकू सिंह का जन्म हुआ 20 मई 1982 में और वो हाथरस के एक दलित परिवार से संबंध रखते हैं। अब ऐसे में रिंकू के जो पिता हैं वो आटा चक्की चलाते हैं और आटा चक्की से जो पैसे आते हैं उसी से इन लोगों की पढ़ाई करा रहे थे। अब रिंकू के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो रिंकू की जो स्कूलिंग थी वो सरकारी स्कूल से हुई, सरकारी स्कूल में हुई। जिसके बाद उन्होंने टाटा का इंस्टीट्यूट है उससे बीटेक किया, फिर उन्हें स्कॉलरशिप मिली थी जब उन्होंने 12th पास किया था, उसी पैसे से स्कॉलरशिप से ही उन्होंने बीटेक किया। 2004 में उन्होंने पीसीएस एग्ज़ाम क्रैक किया। सोचिए, जो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है
वो पीसीएस होता है और पीसीएस एग्ज़ाम उन्होंने क्रैक किया और पीसीएस अधिकारी बन गए। अब शुरुआत में ही उन्होंने जब पीसी एग्ज़ाम क्लियर किया तो उनके बारे में चर्चा होने लगी कि एक गरीब घर का बच्चा जो है पीसीएस एग्ज़ाम क्लियर किया, तो अब इससे घर की स्थिति जो है वो थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। अब इनके जो बताया जाता है कि इनके जो परिवार में ही कुछ लोग हैं वो बसपा सरकार में भी उनका नाता रहा है, जिलाधिकारी रहे, और बताया जा रहा है उनके चाचा। अब ऐसे में 26 मार्च 2009 को रिंकू सिंह अपने एक सहकर्मचारी के साथ बैडमिंटन खेल रहे थे। अचानक से दो लोग बाइक पर आते और रिंकू सिंह पर अंधाधुंध फायरिंग करते। शाम को 7 बजे की बात है ये। अब फायरिंग करते जिसमें से जो है 3 गोलियां उनके चेहरे पर लगती हैं, जिसमें से 2 गोली, एक गोली कान को छू कर निकल जाती है, एक आंख पर लगती है और एक जबड़े पर। अब जिससे उनका पूरा फेस ख़राब हो जाता है, एक आंख एक कान, और जो फेस है वो जबड़ा वो भी ख़राब हो जाता है। अब वो ठीक होकर लौटते हैं 3 महीने बाद। 3 महीने तक बेड रेस्ट पे रहते हैं। 3 महीने के बाद वो लौटते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं जिस भ्रष्टाचार के बारे में बताने वाला था लोगों को और जिसकी मैं इंक्वायरी कर रहा था उसका मैं खुलासा करूंगा। और इन्होंने किया भी था। ये जब इनकी पोस्टिंग हुई थी, पहली पोस्टिंग, ये पीसीएस अधिकारी बनकर गए थे, जब पहली पोस्टिंग हुई थी तो इन्हें पता चला था कि बच्चों के स्कॉलरशिप का पैसा और पेंशन का पैसा गलत तरीके से गलत अकाउंट्स में ट्रांसफर हो रहा है और इसके पीछे पूरा रैकेट चल रहा है। रैकेट में लोग कौन है? पॉलिटिकल लोग। उस समय सरकार किसकी थी? मायावती की। तो ऐसे में पॉलिटिकल लोग जो हैं पैसे की हेराफेरी कर रहे हैं, तो इन्होंने उसकी जाँच शुरू कर दी। जाँच शुरू कर दी तो उसके बाद इन पर हमला हुआ। ठीक होकर आए तो ये हार मानने में से नहीं थे कि भाई मैं डर जाऊंगा गोली लगने के बाद। इन्होंने तुरंत आरटीआई डाला और इन्फॉर्मेशन मांगी। 1 साल तक इन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। तो ऐसे में अधिकारी क्या करें कि एक जो खुद अधिकारी है, भ्रष्टाचार बता रहा है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, इस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हो रहा है, उसकी सुनी नहीं जा रही, उसे आरटीआई में इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है। 1 साल बीत गया। अब ऐसे में इन्होंने सब कुछ छोड़ा और इन्होंने ये तस्वीर देखी, ये चले गए। दूसरी तस्वीर, सीधा मंत्रालय के सामने और सेक्रेटरीट के सामने लखनऊ में जाकर इन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। अब ये प्रोटेस्ट कोई वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं था, सिंपल अनशन पर बैठ गए। अनशन पर बैठ गए और इन्होंने कहा कि मुझे न्याय चाहिए और ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसके खिलाफ जो है सरकार एक्शन ले। लेकिन वही हुआ, सरकार इन पर ही एक्शन ले ली, ना कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया उन पर एक्शन लिए। इनको पुलिस ने वहाँ से उठाया और ले गए पागल खाने हॉस्पिटल, यानी मेंटल हॉस्पिटल इन्हें ले गए और वहाँ ले जाकर इन्हें जो है वहाँ भर्ती करा दिया गया। लेकिन डॉक्टर्स ने देखा, बोला कि नहीं ये तो मेंटली फिट है, इनको क्यों लाया गया? फिर उनको वहाँ से छोड़ दिया गया। इसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि मैं यूपीएससी क्रैक करूँगा और एक मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा। फिर इसके बाद इन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। पढ़ाई शुरू करने के बाद इन्होंने काफ़ी समय लिया, काफ़ी अटैम्प्ट दिए, 16 से ज़्यादा अटैम्प्ट दिए और आखिरी अटैम्प्ट में इन्होंने यूपीएससी क्लियर कर लिया। यूपीएससी क्लियर करने के बाद इनका एक ही मकसद था कि भ्रष्टाचार को उजागर करना, जहाँ भी जाएंगे ईमानदारी से काम करना। और इसी बीच ये इन सब चीज़ों में आगे बढ़ रहे थे और इन्हें पहली पोस्टिंग भी मिल गई। लेकिन एक छोटी सी चीज़ हुई इनके लाइफ में, एक छोटी सी घटना हुई। वो घटना भी क्या, इन्होंने किसी को डांट दिया, बोला कि उठक बैठक करो, तुम पेशाब कर रहे हो खुले में। उसने पूरा इस मामले को एक तरह से बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में ला दिया। वकीलों ने गुस्सा किया। गुस्से में उन्होंने वकीलों को समझाने के लिए उन्हें उस जगह पर जो सही लगा उन्होंने किया। उन्होंने बोला उठक बैठक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैं भी 10 उठक बैठक लगा के दिखा देता हूँ। और उन्होंने लगाया वो उठक बैठक और जिसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया। अब ट्रांसफ़र होने के बाद, अब जब उनका ट्रांसफ़र हो गया तो बहुत लोग ये कह रहे हैं बात कि सिस्टम अपने, उनका खुद का कहना है कि पैरेलल सिस्टम चलता है। पैरेलल सिस्टम मतलब जिसकी पहुंच अच्छी है उसे अच्छा पोस्टिंग मिलना, एक तरह से उनका आरोप है, उनकी बातों से ये झलक रहा है। और वहीं दूसरी तरफ उनके घर वाले कह रहे हैं कि उन्हें फील्ड पोस्टिंग मिलनी चाहिए, वो जनसेवा के लिए और वो अच्छी पोस्टिंग चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इसमें प्रेसिडेंट गौर करे और हमारे बच्चे की सुने। हमारे बच्चे ने देश के लिए ही गोली खाई है, ऐसे नहीं है कि भ्रष्टाचार कर आया। और घर की हालत तो आपने शुरुआत में ही देख ली कि घर की परिस्थिति ठीक नहीं है। पिता खुद कह रहे कि हमारा बैंक अकाउंट देख लो यार, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है और ना हमारे बेटे ने कोई पैसा कमाया। तो ये रिंकू सिंह की स्टोरी थी। अब रिंकू सिंह खुद रिज़ाइन कर दिए। अब देखिए उनका रेजिग्नेशन जो एक्सेप्ट होता है या नहीं होता, या कुछ सोच विचार के उनको कहीं अच्छी पोस्टिंग दी जाती है या उन्हें फील्ड वर्क दिया जाता है, जो वो कह रहे हैं कि मैं जनसेवा के लिए आया हूँ, ना कि अंदर बैठ के ऑफिस में काम करने के लिए। अब उनकी एक बार भाभी को सुनते हैं, भाभी भी नहीं एक्चुअली ये उनके छोटे भाई की पत्नी है, ये उनके जेठ लगेंगे। तो एक बार उनकी बाइट सुनते हैं, वो क्या कह रही है। क्या मानती हैं इस चीज़ को लेकर? आई थिंक जब उन्होंने मेहनत की है तो अकॉर्डिंग टू मी उन्होंने सही किया है, क्योंकि एक आईएएस अधिकारी की जो पोस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग उसे वर्क मिलना चाहिए, चाहे वो फील्ड का हो या कुछ भी हो।
और इतना मैं जानती हूँ कि वो लायबल हैं इस चीज़ के लिए। जो एक इंसान 7 गोलीज खा के भी अपने हित के लिए, अपने परिवार के चिंता ना करते हुए वो इसे कर सकता है, तो अकॉर्डिंग टू मी उसे ये पोस्ट मिलनी चाहिए। और इस टाइम जो माहौल है घर का, वो तो आप देख ही रहे हैं कि क्या है, क्योंकि एक फादर और मदर साथ में जो फैमिली सफ़र करती है अपने बच्चे के लिए स्टडी में, हर चीज़ में, वो कैसे क्या मैनेज करती है, वो तो हम आप सभी जानते हैं। तो ये परिवार है, परिवार एक तरह से कह रहा है कि हमारा बच्चा जो बहुत ज़्यादा ईमानदार है और वो सही काम कर रहा है, देश सेवा के लिए कुछ भी कर सकता है, और ऐसे में अगर उसे फील्ड पोस्टिंग या ऐसी कुछ चीज़ें नहीं मिलती तो वो निराश होकर वो रिज़ाइन कर रहे हैं। लेकिन 2 सवाल हैं। अब यहाँ बहुत लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि यार पोस्टिंग तो आपको कहीं भी मिले, कहीं भी काम करना है, बिल्कुल सही बात है। और एक आईएएस ऑफिसर को कहीं भी पोस्टिंग मिले तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं वो काम नहीं करूं, क्योंकि एक ज़माना था जब आईपीएस ऑफिसर नवनीत टेकेरा जो थे उनको अच्छी पोस्टिंग मिलती थी। आज वो गुमनामी की जीवन जी रहे, आज उनकी कहाँ पोस्टिंग है किसको नहीं पता। शायद ऐसे डिपार्टमेंट में कपड़े वपड़े का जो रिकॉर्ड्स रखते, पुलिस के कपड़ों का, इनका, उस डिपार्टमेंट में, मतलब कोई ऐसा बड़ा डिपार्टमेंट नहीं है। तो ऑफिसर्स को लाइफ में हर चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कभी उन्हें अच्छा डिपार्टमेंट में मिलेगा, कभी उन्हें नॉर्मल डिपार्टमेंट्स में मिलेगा, और अच्छा बुरा जैसा डिपार्टमेंट नहीं होता। मैंने एक आईएएस ऑफिसर से इस पर बात की, बोलते प्रिवेश देयर इज़ नो अच्छा डिपार्टमेंट और बुरा डिपार्टमेंट, देयर इज़ ओनली डिपार्टमेंट। आप काम करने आए हो, आपको जो डिपार्टमेंट मिले आपको वहाँ काम करना है। आप वहाँ अपनी इच्छा के हिसाब से काम नहीं कर सकते। अगर आपको कोई भी जिम्मेदारी दी जा रही है तो आपको उस जिम्मेदारी का पालन करना है। आप जनसेवा के लिए आइए ना, आए हैं तो अभी आपको जहाँ पोस्टिंग मिली वहाँ जनसेवा करिए। लेकिन रिंकू का जो आरोप है, मतलब उनकी बातों से जो आरोप छलक रहा है, वो कह रहे हैं कि जिसकी पहुँच है उन्हें ही अच्छा पोस्टिंग मिला। लेकिन उनकी बात उन्होंने ऐसा खुलकर तो बोला नहीं है, ना मीडिया में उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया, लेकिन उनकी जो बातें हैं, जो उन्होंने पैरेलल सिस्टम बताया है कि जो पैरेलल सिस्टम चल रहा है, उसके हिसाब से तो यही मायने लगाए जा सकते हैं उनकी बातों का। लेकिन अब वो खुद ही बता पाएंगे कि उनके साथ क्या कोई अत्याचार हो रहा है, क्या उनके साथ कोई भेदभाव हो रहा है। वहीं इसमें जो पॉलिटिकल लीडर हैं चंद्रशेखर आज़ाद, वो कूद पड़े, उन्होंने भी कह दिया है कि इस मामले में जो है सरकार को गौर करना चाहिए, और उन्होंने कास्ट एंगल भी ला दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और नज़र हमारी बनी रहेगी रिंकू सिंह पर, और हम रिंकू सिंह से बात करने का भी ट्राई करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें, क्या परिस्थितियाँ थी जो आपने रिज़ाइन कर दिया, और अगर कोई है जिनकी वजह से आप परेशान हो और उनकी वजह से आपको रिज़ाइन करना पड़ रहा है तो आप खुलकर बताइए। ऐसे ही जो ऑफिसर्स हैं, वो नए जितने ऑफिसर्स आ रहे हैं उन लोग के लिए मिसाल बनेंगे, क्योंकि हर कोई इतनी हिम्मत नहीं रखता आवाज़ उठाने की। अगर आवाज़ उठाने की किसी ने हिम्मत दिखाई है तो उस पर सरकार को और प्रेसिडेंट को गौर करना चाहिए, जो उनके घर वाले भी कह रहे हैं। तो दोस्तों, आईएएस रिंकू सिंह की स्टोरी पर आपकी क्या राय ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।